कभी कभी इतिहास की सबसे बड़ी यात्राएं राजमहलों से नहीं बल्कि एक माँ की प्रार्थना से शुरू होती है। ये कहानी भी वहीं से शुरू होती है। चीन की धरती पर वह समय बहुत अशांत था। छोटे छोटे राज्य, आपसी युद्ध, भूख, बीमारी और हर पल का डर। लोग सुबह घर से निकलते थे तो ये निश्चित नहीं होता था कि शाम को सुरक्षित लौट भी पाएंगे या नहीं। इसी डर और अनिश्चितता के बीच चीन के शांची प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक स्त्री हर दिन दीप जलाती थी। उसका जीवन एक के बाद एक 3 संतानों को खोने के दुख से टूट चुका था। उसका हृदय खाली हो गया था, पर उसकी गोद फिर भी प्रार्थना से भरी रहती थी। और फिर एक दिन उसी टूटे हुए हृदय से एक नई उम्मीद ने जन्म लिया। उस स्त्री ने एक पुत्र को जन्म दिया, ऐसा पुत्र जिसे वो केवल अपना बच्चा नहीं बल्कि ईश्वर का दिया हुआ वरदान मानती थी। उस बच्चे का नाम रखा गया फाहियान। ये नाम केवल एक पहचान नहीं था, ये उस माँ की भावना थी कि ये बालक धर्म के मार्ग पर चलने वाला बने। फाहियान का जन्म किसी उत्सव की तरह नहीं बल्कि एक डर और प्रार्थना के बीच हुआ। उसकी माँ हर पल उसे सीने से लगाकर रखती, मानो दुनिया उससे छीन न ले। उसके पिता एक साधारण व्यक्ति थे, पर मन से धार्मिक और शांत स्वभाव के। लेकिन भय मन से जाता नहीं है। 3 बच्चों को खोने के बाद माता पिता ने ये निश्चय किया कि इस बालक को संसार की कठोरता से जितना हो सके दूर रखा जाएगा। इसी कारण बहुत कम उम्र में फाहियान को एक बौद्ध विहार में भेज दिया गया। विहार जहां बाहर की दुनिया का शोर नहीं था, जहां सुबह की शुरुआत घंटी की ध्वनि से होती थी और रात ध्यान की शांति में डूब जाती थी। यहीं फाहियान बड़ा होने लगा। वो अन्य बच्चों की तरह खेल कूद में नहीं बल्कि ग्रंथों की पंक्तियों में अपना बचपन ढूंढने लगा। बुद्ध के उपदेश, त्याग, करुणा और अनुशासन, ये सब उसके जीवन का हिस्सा बन गए। लेकिन फाहियान सिर्फ पढ़ता नहीं था, वो सोचता था, वो प्रश्न करता था। विहार में जब गुरु बौद्ध नियमों की व्याख्या करते तो फाहियान चुपचाप सुनता रहता, पर उसके मन में एक हल्की सी बेचैनी थी। वो देखता कि चीन में बौद्ध ग्रंथ हर स्थान पर एक जैसे नहीं हैं। कहीं नियम कुछ और हैं, कहीं अर्थ बदल जाते हैं। कभी कभी गुरु आपस में भी एक ही बात पर अलग अलग मत रखते। और तभी किसी वरिष्ठ भिक्षु के मुख से फाहियान ने एक बात सुनी। बुद्ध की जन्मभूमि भारत है, वहीं उनके उपदेश सबसे शुद्ध रूप में सुरक्षित हैं। ये वाक्य फाहियान के मन में बीज की तरह पड़ गया। रातों को वो सोचता, अगर ज्ञान अधूरा है तो क्या मेरा साधना पथ भी अधूरा रहेगा? अगर नियमों की जड़ भारत में है तो क्या वहां पहुंचे बिना सत्य को जाना जा सकता है? धीरे धीरे ये विचार सवाल नहीं रहा, ये संकल्प बन गया। समय बीतता गया। फाहियान आयु में बड़ा हुआ, पर भीतर से और अधिक दृढ़। लगभग 60 वर्ष की अवस्था में जब लोग जीवन की गति धीमी कर देते हैं, फाहियान ने सबसे कठिन निर्णय लिया। वो भारत जाएगा। न कोई राजा साथ था, न सेना, न धन, सिर्फ एक भिक्षु, कुछ वस्त्र और बुद्ध के मार्ग पर अटूट विश्वास। उसे पता था ये यात्रा आसान नहीं होगी। रेगिस्तान होंगे, बर्फ से ढके पहाड़ होंगे, लुटेरों का डर होगा, लेकिन उससे भी बड़ा था ज्ञान से दूर रह जाने का भय। और इसी भय से लड़ते हुए फाहियान चल पड़ा। ये केवल एक व्यक्ति की यात्रा नहीं थी, ये उस माँ की प्रार्थना का विस्तार थी जिसने डर के बीच एक दीप जलाया था। यहीं से फाहियान की भारत यात्रा की महागाथा शुरू होती है। और यहीं से फाहियान की भारत यात्रा की महागाथा शुरू होती है। वो चल पड़ा। कोई शोर नहीं, कोई घोषणा नहीं, बस एक शांत भिक्षु जिसके भीतर ज्ञान की आग जल रही थी। चीन की सीमाएं पीछे छूटती गईं। रेशम मार्ग के सूखे नीरव रास्ते, जहां दिन में तपती धूप और रात में जान जमा देने वाली ठंड होती थी। रेगिस्तान में रेत के तूफान उठते तो लगता मानो रास्ता ही मिट जाएगा। कभी भोजन नहीं, कभी पानी नहीं, पर फाहियान रुका नहीं। वो पर्वतों की ओर बढ़ा, ऐसे पर्वत जिनकी चोटियां बादलों को चीरती थीं। बर्फ से ढके दर्रे, फिसलते रास्ते और हर कदम पर मृत्यु का साया। कई यात्री रास्ते में ही गिर पड़े, कई लौट गए,
लेकिन फाहियान आगे बढ़ता रहा, क्योंकि अब ये यात्रा शरीर की नहीं, आत्मा की बन चुकी थी। लंबे संघर्ष के बाद जब वो भारत की सीमा में प्रवेश करता है तो दृश्य बदलने लगता है। हवा में एक अलग शांति थी। लोगों के चेहरों पर भय नहीं, स्थिरता थी। रास्तों में धर्मशालाएं थीं, जल की व्यवस्था थी और अजनबियों के लिए भी अपनापन। फाहियान को लगता है जैसे वो किसी अनजान देश में नहीं, बल्कि किसी पहचानी हुई भूमि में आ गया हो। वो उन स्थानों की ओर जाता है जहां बुद्ध के चरण पड़े थे, कपिलवस्तु जहां बुद्ध का बाल्यकाल बीता था, लुम्बिनी की स्मृतियां, बोधगया का ध्यान स्थल, सारनाथ की वो भूमि जहां पहली बार धर्म चक्र प्रवर्तन हुआ था। हर स्थान पर फाहियान मौन होकर खड़ा रहता। वो केवल देखता नहीं, वो महसूस करता है। इसके बाद वो पाटलिपुत्र पहुंचता है, गुप्त काल की समृद्ध राजधानी। नगर सुव्यवस्थित है, सड़कों पर शोर नहीं, राज्य में कठोरता नहीं। यहाँ फाहियान की भेंट गुप्त साम्राज्य के अधिकारियों और विद्वानों से होती है। राजा के दरबार में धर्म के प्रति सम्मान है, बौद्ध विहारों का संरक्षण है और साधकों को भय नहीं। फाहियान देखता है कि यहाँ शासन तलवार से नहीं, धर्म और नैतिकता से चलता है। वो महीनों तक बौद्ध विहारों में रहता है, विनय ग्रंथों का अध्ययन करता है और लिखता है कि भारत में बौद्ध नियम शुद्ध और व्यवस्थित रूप में सुरक्षित हैं। यही कारण था कि फाहियान ने इतनी कठिन यात्रा की थी। अब बात करते हैं भारत के पवित्र स्थलों की, जिनका उल्लेख फाहियान ने किया। वो कपिलवस्तु के बारे में लिखता है, जहां बुद्ध का बाल्यकाल बीता था। हालांकि उस समय तक वो नगर उजड़ चुका था, फिर भी वहां एक आध्यात्मिक शांति थी। वो बोधगया का उल्लेख करता है, जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। सारनाथ का वर्णन करता है, जहां बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। कुशीनगर का भी उल्लेख है, जहां बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। इन स्थानों का वर्णन केवल भौगोलिक नहीं, बल्कि भावनात्मक है। ऐसा लगता है मानो फाहियान हर स्थान पर ठहरकर उस इतिहास को महसूस कर रहा हो। पाटलिपुत्र के वर्णन में फाहियान विशेष रूप से विस्तार करता है। वो लिखता है कि ये नगर सुव्यवस्थित है, समृद्ध है और बौद्ध शिक्षा का बड़ा केंद्र है। यहाँ अस्पताल हैं, धर्मशालाएं हैं और निर्धनों के लिए सहायता की व्यवस्था है। ये विवरण हमें बताता है कि गुप्त काल का भारत सिर्फ धार्मिक नहीं, सामाजिक रूप से भी उन्नत था। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, फाहियान ने क्या नहीं लिखा, ये भी उतना ही जरूरी है। उसकी पुस्तक में राजनीतिक षड्यंत्र, युद्धों का विस्तृत वर्णन या राजाओं की वीर गाथाएं नहीं मिलती, क्योंकि उसका उद्देश्य इतिहास लिखना नहीं था, बल्कि धर्म और समाज को समझना था। यही कारण है कि उसकी पुस्तक हमें आम जनता का जीवन दिखाती है, जो अन्य ग्रंथों में प्रायः नहीं मिलता। अब सवाल आता है, फाहियान ने कितनी पुस्तकें लिखीं? इतिहास के अनुसार फाहियान की सबसे प्रामाणिक और प्रसिद्ध रचना यही एक है, फोकवो की, अर्थ बौद्ध देशों का विवरण। यही वो ग्रंथ है जिसमें फाहियान ने भारत के नगर, गांव, समाज, शासन, धर्म, यहाँ तक कि आम लोगों के जीवन को भी बहुत सूक्ष्मता से दर्ज किया। सबसे पहले बात करते हैं भारत की भौगोलिक और सामाजिक तस्वीर की, जो फाहियान ने अपनी पुस्तक में दिखाई। वो लिखता है कि भारत में प्रवेश करते ही उसे एक अलग ही अनुभूति हुई। यहाँ के लोग शांत थे, यात्रियों के साथ सहानुभूति रखते थे, रास्तों में धर्मशालाएं थीं, जल और भोजन की व्यवस्था थी, कोई अजनबी भी यहाँ असुरक्षित नहीं लगता था। वो विशेष रूप से लिखता है कि भारत में चोरी और अपराध बहुत कम थे, कठोर दंड व्यवस्था नहीं थी, फिर भी समाज अनुशासित था। ये बात फाहियान को सबसे अधिक आश्चर्यचकित करती है। अब आते हैं शासन व्यवस्था पर, जिसे फाहियान ने बड़े ध्यान से देखा। वो लिखता है कि गुप्त काल का भारत दयालु राजाओं द्वारा शासित था। राजा जनता पर अत्यधिक कर नहीं लगाते थे। गरीबों, रोगियों और यात्रियों के लिए राज्य की ओर से सहायता मिलती थी। उसके अनुसार राज्य भय से नहीं, नैतिकता और धर्म से चलता था। ये बात उस समय की चीन से पूरी तरह अलग थी, जहां युद्ध और अत्याचार आम थे। फाहियान की पुस्तक का सबसे बड़ा और सबसे विस्तृत भाग है बौद्ध धर्म और बौद्ध संस्थाएं। वो लिखता है कि भारत में बौद्ध धर्म केवल जीवित ही नहीं, बल्कि सम्मानित स्थिति में था। हर बड़े नगर में बौद्ध विहार थे, हजारों भिक्षु अध्ययन, ध्यान और शिक्षा में लगे थे।
वो अलग अलग विहारों में जाकर विनय ग्रंथों का अध्ययन करता है और लिखता है कि भारत में बौद्ध नियम शुद्ध और व्यवस्थित रूप में सुरक्षित है। यही कारण था कि फाहियान ने इतनी कठिन यात्रा की थी। अब बात करते हैं भारत के पवित्र स्थलों की, जिनका उल्लेख फाहियान ने किया। वो कपिलवस्तु के बारे में लिखता है, जहां बुद्ध का बाल्यकाल बीता था। हालांकि उस समय तक वो नगर उजड़ चुका था, फिर भी वहां एक आध्यात्मिक शांति थी। वो बोध गया का उल्लेख करता है, जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। सारनाथ का वर्णन करता है, जहां बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। कुशीनगर का भी उल्लेख है, जहां बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। इन स्थानों का वर्णन केवल भौगोलिक नहीं बल्कि भावनात्मक है। ऐसा लगता है मानो फाहियान हर स्थान पर ठहरकर उस इतिहास को महसूस कर रहा हो। पाटलिपुत्र के वर्णन में फाहियान विशेष रूप से विस्तार करता है। वो लिखता है कि ये नगर सुव्यवस्थित है, समृद्ध है और बौद्ध शिक्षा का बड़ा केंद्र है। यहाँ अस्पताल हैं, धर्मार्थ संस्थाएं हैं और निर्धनों के लिए सहायता की व्यवस्था है। ये विवरण हमें बताता है कि गुप्त काल का भारत सिर्फ धार्मिक नहीं, सामाजिक रूप से भी उन्नत था। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, फाहियान ने क्या नहीं लिखा, ये भी उतना ही जरूरी है। उसकी पुस्तक में राजनीतिक षड्यंत्र, युद्धों का विस्तृत वर्णन या राजाओं की वीर गाथाएं नहीं मिलती, क्योंकि उसका उद्देश्य इतिहास लिखना नहीं था, बल्कि धर्म और समाज को समझना था। यही कारण है कि उसकी पुस्तक हमें आम जनता का जीवन दिखाती है, जो अन्य ग्रंथों में प्रायः नहीं मिलता। अब सवाल आता है, फाहियान ने कितनी पुस्तकें लिखीं? इतिहास के अनुसार फाहियान की सबसे प्रामाणिक और प्रसिद्ध रचना यही एक है, फो कुओ की। कुछ चीनी स्रोत उसके अन्य अनुवाद कार्यों का उल्लेख करते हैं, लेकिन भारत के संदर्भ में यही पुस्तक सबसे विश्वसनीय और महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसलिए जब हम कहते हैं कि फाहियान ने भारत को देखा, तो वास्तव में हम उस भारत को देख रहे होते हैं जो फो कुओ की में जीवित है। एक ऐसा भारत जो शांत था, नैतिक था और मानवता से भरा हुआ था। अब कहानी बिल्कुल वहीं से आगे बढ़ती है, जहां फाहियान भारत को देख चुका है, समझ चुका है और अब उसे लिखने बैठता है। जब फाहियान भारत यात्रा पूरी करके लौटता है, तो उसके पास सिर्फ पांडुलिपियां नहीं होती, उसके पास अनुभवों का खजाना होता है और इन्हीं अनुभवों को वो एक ग्रंथ का रूप देता है, फो कुओ की। यही वो पुस्तक है जिसके कारण हमें पता चलता है कि फाहियान ने भारत को कैसे देखा, किस नज़र से देखा और क्या-क्या महत्वपूर्ण समझा। अब ध्यान से समझिए, ये पुस्तक किसी राजा के आदेश पर नहीं लिखी गई थी, ना ही ये कोई इतिहास की पाठ्य पुस्तक थी। ये एक भिक्षु की आंखों से देखा गया भारत है। फाहियान अपनी पुस्तक में सबसे पहले भारत के सामान्य वातावरण का वर्णन करता है। वो लिखता है कि भारत में लोग भय में नहीं जीते, यात्रा करना सुरक्षित है। रास्तों में धर्मशालाएं हैं, जहां बिना किसी भेदभाव के यात्रियों को भोजन और विश्राम मिलता है। उसके शब्दों में, भारत एक ऐसा देश है जहां दंड से ज्यादा धर्म और नैतिकता का प्रभाव है। अब वो भारत की शासन व्यवस्था की ओर आता है। फाहियान लिखता है कि भारत में राजाओं का शासन कठोर नहीं है, जनता पर अत्यधिक कर नहीं लगाए जाते, राज्य का व्यवहार क्रूरता पर नहीं, करुणा पर आधारित है। वो स्पष्ट रूप से कहता है कि अपराध बहुत कम हैं, लोग एक दूसरे पर विश्वास करते हैं और ये सब किसी डर की वजह से नहीं, बल्कि सामाजिक नैतिकता की वजह से है। यही विवरण हमें बताता है कि उस समय भारत में गुप्त वंश का शासन था। हालांकि फाहियान किसी राजा का नाम विस्तार से नहीं लेता, उसका ध्यान राजनीति से अधिक व्यवस्था और जीवन पद्धति पर था। इसके बाद फाहियान भारत की न्याय व्यवस्था का उल्लेख करता है। वो लिखता है कि कठोर दंड बहुत कम दिए जाते हैं, मृत्युदंड या अत्यधिक शारीरिक दंड सामान्य नहीं है। ये बात उसे विशेष रूप से प्रभावित करती है, क्योंकि उस समय चीन में कानून बहुत कठोर थे। भारत में मनुष्य को सुधारने पर जोर है, ना कि नष्ट करने पर। यही भाव फाहियान की पंक्तियों से झलकता है। अब वो सामाजिक जीवन का चित्र खींचता है। वो लिखता है कि भारत के लोग सरल जीवन जीते हैं, मांसाहार बहुत सीमित है, विशेषकर बौद्ध प्रभाव वाले क्षेत्रों में। लोग धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेते हैं और दान को पुण्य मानते हैं।
अस्पतालों, धर्मार्थ संस्थाओं और निर्धनों के लिए सहायता राज्य और समाज दोनों स्तर पर उपलब्ध है। फाहियान की पुस्तक का सबसे बड़ा भाग बौद्ध धर्म को समर्पित है। वो लिखता है कि भारत में बौद्ध धर्म केवल जीवित नहीं बल्कि संगठित और व्यवस्थित है। बड़े बड़े विहार हैं जहां सैकड़ों हजारों भिक्षु अध्ययन करते हैं। वो विस्तार से बताता है कि विनय ग्रंथ भारत में शुद्ध रूप से सुरक्षित हैं। यही वो कारण था जिसके लिए उसने इतनी लंबी और खतरनाक यात्रा की थी। इसके बाद फाहियान भारत के नगरों और स्थलों का उल्लेख करता है। वो पाटलिपुत्र को एक समृद्ध और सुव्यवस्थित नगर बताता है। वो कपिलावस्तु, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर का उल्लेख करता है, लेकिन केवल स्थानों की तरह नहीं बल्कि स्मृतियों की तरह। कई जगह वो लिखता है कि नगर उजड़ चुके हैं, पर वहां अब भी धर्म की सुगंध है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात, फाहियान अपनी पुस्तक में क्या नहीं लिखता, ये भी उतना ही जरूरी है। उसकी पुस्तक में राजनीतिक षड्यंत्र, युद्धों का विस्तृत वर्णन या राजाओं की वीर गाथाएं नहीं मिलती, क्योंकि उसका उद्देश्य इतिहास लिखना नहीं था बल्कि धर्म और समाज को समझना था। इसीलिए फोक वो की हमें जो भारत दिखाती है वो तलवारों का भारत नहीं बल्कि धर्म, करुणा और व्यवस्था का भारत है। और यहीं आकर फाहियान की भारत यात्रा एक व्यक्ति की कहानी नहीं रह जाती, वो सभ्यता की गवाही बन जाती है। अब कहानी उसी धारा में आगे बढ़ती है। फाहियान भारत को देख चुका है, घूम चुका है और अब वो भारत की शिक्षा व्यवस्था को बहुत ध्यान से समझता है, क्योंकि वो स्वयं एक विद्यार्थी है, एक साधक है, और जहाँ साधना होती है वहीं उसकी दृष्टि सबसे पहले जाती है। जब फाहियान भारत में घूमता है तो वो केवल मंदिर और स्तूप नहीं देखता, वो ये भी देखता है कि यहाँ ज्ञान कैसे जिया जाता है। अपनी पुस्तक फोक वो की में फाहियान स्पष्ट रूप से लिखता है कि भारत में शिक्षा किसी एक भवन तक सीमित नहीं है, यहाँ शिक्षा जीवन का हिस्सा है। वो बताता है कि भारत में पढ़ाई मुख्य रूप से बौद्ध विहारों और आश्रमों में होती है। ये विहार केवल रहने की जगह नहीं थे, ये उस समय के विश्वविद्यालय जैसे थे। जहाँ फाहियान जाता है वहाँ वो देखता है सुबह सुबह भिक्षु स्वच्छ वस्त्र धारण करके शांत वातावरण में अध्ययन के लिए बैठ जाते हैं। कोई शोर नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं। ज्ञान को यहाँ तपस्या की तरह ग्रहण किया जाता है। फाहियान विशेष रूप से लिखता है कि शिक्षा मौखिक और ग्रंथ आधारित दोनों रूपों में दी जाती थी। गुरु ग्रंथ पढ़ाते, व्याख्या करते और शिष्य ध्यानपूर्वक सुनते। याद करना जरूरी था, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी था समझना। वो बताता है कि छात्र केवल सुनते नहीं थे, वे प्रश्न करते थे। शिक्षा एक तरफा नहीं थी, गुरु और शिष्य के बीच संवाद होता था। फाहियान जब पाटलिपुत्र जैसे बड़े नगरों में पहुंचता है तो वहां उसे विशाल बौद्ध विहार दिखाई देते हैं। इन विहारों में सैकड़ों भिक्षु रहते हैं जो अलग अलग विषयों का अध्ययन करते हैं। वो लिखता है कि यहाँ शिक्षा केवल धर्म तक सीमित नहीं थी, बौद्ध दर्शन के साथ साथ नीति, आचार, तर्क और जीवन व्यवहार की शिक्षा भी दी जाती थी। सबसे महत्वपूर्ण बात जो फाहियान को बहुत प्रभावित करती है वो ये कि शिक्षा निःशुल्क थी। वो स्पष्ट रूप से लिखता है कि विद्यार्थियों से शिक्षा के लिए धन नहीं लिया जाता। भिक्षु और विद्यार्थी भिक्षा और दान से जीवन यापन करते हैं। राज्य और समाज इन शिक्षण संस्थानों का पूरा सहयोग करता है। यही कारण है कि दूर दूर से विद्यार्थी भारत आते हैं। फाहियान को ये देखकर आश्चर्य होता है कि विदेशी छात्रों को भी यहाँ समान सम्मान मिलता है। वो ये भी लिखता है कि शिक्षा के साथ साथ अनुशासन पर बहुत जोर दिया जाता है। नियमों का पालन अनिवार्य है। समय पर उठना, ध्यान, अध्ययन और संयमित जीवन, यही शिक्षा का आधार है। फाहियान के अनुसार भारत में शिक्षा का उद्देश्य केवल विद्वान बनाना नहीं था, बल्कि अच्छा मनुष्य बनाना था। वो ये भी उल्लेख करता है कि कुछ स्थानों पर प्राचीन नगर उजड़ चुके हैं, पर शिक्षा की परंपरा अब भी जीवित है। विहार भले छोटे हो गए हों, पर ज्ञान की धारा रुकी नहीं है। एक बहुत सूक्ष्म बात जो फाहियान लिखता है, भारत में शिक्षा डर से नहीं चलती, यहाँ दंड नहीं, प्रेरणा है। शिक्षक का सम्मान भय से नहीं, श्रद्धा से किया जाता है। और शायद यही कारण है कि फाहियान भारत की शिक्षा व्यवस्था को बहुत ऊंचा स्थान देता है।
वो चीन की शिक्षा से भारत की तुलना करते हुए संकेत करता है कि भारत में शिक्षा अधिक शांत, अधिक नैतिक और अधिक आत्मिक है। इस तरह फाहियान की दृष्टि में भारत केवल बुद्ध की भूमि नहीं है, बल्कि ज्ञान की भूमि है। और यहीं पर हम समझ पाते हैं कि क्यों फाहियान इतनी कठिन यात्रा करके आया था, क्योंकि उसे सिर्फ ग्रंथ नहीं चाहिए थे, उसे जीवित शिक्षा परंपरा चाहिए थे। अब जरा ध्यान से सुनिए। अब हम उस हिस्से में पहुंचते हैं जहां फाहियान केवल भारत को देखता नहीं, बल्कि भारत की शिक्षा की आत्मा को समझता है। जब फाहियान भारत में अलग अलग स्थानों पर ठहरता है तो उसे एक बात बहुत गहराई से प्रभावित करती है। यहाँ पढ़ाई शोर से नहीं, अनुशासन और साधना से होती है। वो अपनी पुस्तक फोकुओ की में भारत के गुरुकुलों और बौद्ध विहारों के नियमों को बहुत ध्यान से दर्ज करता है। फाहियान लिखता है कि भारत में शिक्षा का पहला नियम है संयमित जीवन। गुरुकुल हो या विहार, विद्यार्थी बहुत सादा जीवन जीते हैं। भोजन सीमित, वस्त्र साधारण और जीवन अनुशासित। यहाँ पढ़ाई विलास के साथ नहीं, त्याग के साथ जुड़ी हुई है। वो बताता है कि छात्र दिन की शुरुआत सूर्योदय से पहले करते हैं। प्रातःकाल ध्यान, फिर गुरु के समक्ष अध्ययन। ज्ञान लेने से पहले मन को शांत करना आवश्यक माना जाता है। गुरुकुलों में, जैसा फाहियान लिखता है, छात्र गुरु के साथ ही रहते हैं। गुरु केवल शिक्षक नहीं होते, वे जीवन के मार्गदर्शक होते हैं। विद्यार्थी गुरु की सेवा करता है, कभी आश्रम के कार्यों में, कभी दैनिक व्यवस्था में। ये सेवा दास्ता नहीं, विनम्रता की शिक्षा होती है। बौद्ध विहारों में शिक्षा का स्वरूप कुछ अलग, पर आत्मा वही है। फाहियान लिखता है कि विहारों में शिक्षा अत्यंत व्यवस्थित है। विनय यानी भिक्षुओं के नियम सबसे पहले सिखाए जाते हैं। हर भिक्षु और विद्यार्थी को इन नियमों का पालन अनिवार्य होता है। समय पर उठना, समय पर अध्ययन, समय पर भोजन और समय पर ध्यान। अनुशासन यहाँ डर से नहीं, आत्मनियंत्रण से चलता है। फाहियान ये भी बताता है कि विहारों में शिक्षा केवल सुनने तक सीमित नहीं होती। ग्रंथ पढ़े जाते हैं, उनकी व्याख्या होती है और फिर चर्चा होती है। यदि किसी विद्यार्थी को किसी बात पर शंका होती है तो वो बिना भय गुरु से प्रश्न कर सकता है। यहाँ प्रश्न पूछना अवज्ञा नहीं, बुद्धिमत्ता का लक्षण माना जाता है। एक बहुत महत्वपूर्ण नियम जिसे फाहियान विशेष रूप से लिखता है, शिक्षा निःशुल्क है। गुरुकुल और विहार विद्यार्थियों से शिक्षा के लिए धन नहीं लेते। भिक्षु और विद्यार्थी भिक्षा और दान से जीवन यापन करते हैं। राज्य और समाज इन शिक्षण संस्थानों का पूरा सहयोग करता है। यही कारण है कि दूर दूर से विद्यार्थी भारत आते हैं। फाहियान को ये देखकर आश्चर्य होता है कि विदेशी छात्रों को भी यहाँ समान सम्मान मिलता है। वो ये भी लिखता है कि शिक्षा के साथ साथ अनुशासन पर बहुत जोर दिया जाता है। नियमों का पालन अनिवार्य है। समय पर उठना, ध्यान, अध्ययन और संयमित जीवन, यही शिक्षा का आधार है। फाहियान के अनुसार भारत में शिक्षा का उद्देश्य केवल विद्वान बनाना नहीं था, बल्कि अच्छा मनुष्य बनाना था। वो ये भी उल्लेख करता है कि कुछ स्थानों पर प्राचीन नगर उजड़ चुके हैं, पर शिक्षा की परंपरा अब भी जीवित है। विहार भले छोटे हो गए हों, पर ज्ञान की धारा रुकी नहीं है। एक बहुत सूक्ष्म बात जो फाहियान लिखता है, भारत में शिक्षा डर से नहीं चलती। यहाँ दंड नहीं, प्रेरणा है। शिक्षक का सम्मान भय से नहीं, श्रद्धा से किया जाता है। और शायद यही कारण है कि फाहियान भारत की शिक्षा व्यवस्था को बहुत ऊंचा स्थान देता है। वो चीन की शिक्षा से भारत की तुलना करते हुए संकेत करता है कि भारत में शिक्षा अधिक शांत, अधिक नैतिक और अधिक आत्मिक है। अब कहानी और गहराई में उतरती है। अब फाहियान केवल ये नहीं देख रहा कि भारत में पढ़ाया क्या जाता है, बल्कि ये भी देख रहा है कि यहाँ पढ़ाई कैसे जी जाती है। छात्र जीवन की एक पूरी दिनचर्या, जैसा फाहियान ने देखा। जब फाहियान किसी गुरुकुल या बौद्ध विहार में ठहरता है तो वो देखता है कि एक विद्यार्थी का दिन सूरज से पहले शुरू हो जाता है। अंधेरे में शांति के बीच घंटी या शंख की हल्की सी ध्वनि होती है। छात्र उठते हैं, सबसे पहले स्नान और शुद्धि, क्योंकि यहाँ माना जाता है शरीर की शुद्धि के बिना मन शुद्ध नहीं हो सकता। इसके बाद ध्यान, कोई बोलता नहीं, सब अपनी अपनी जगह बैठकर श्वास, मन और विचारों को स्थिर करता है।
फाहियान लिखता है कि ये ध्यान केवल धार्मिक कर्म नहीं बल्कि पढ़ाई की तैयारी है। ध्यान के बाद गुरु के समक्ष अध्ययन, ग्रंथ खोले जाते हैं, कहीं बुद्ध के उपदेश, कहीं विनय ग्रंथ, कहीं नैतिक आचार की शिक्षाएं। गुरु पढ़ाते हैं, अर्थ समझाते हैं और फिर प्रश्नों की अनुमति देते हैं। दोपहर से पहले आश्रम या विहार के कार्य, किसी को जल लाना है, किसी को स्वच्छता देखनी है, किसी को अतिथियों की सेवा करनी है। फाहियान बहुत साफ लिखता है कि ये श्रम शिक्षा का हिस्सा है। ये सिखाता है कि ज्ञान अहंकार नहीं, विनम्रता लाता है। भोजन सरल होता है, कम, सात्विक और बिना दिखावे के। भोजन के बाद फिर अध्ययन या ग्रंथ पाठ। शाम को फिर से ध्यान और आत्मचिंतन। दिन भर में क्या सीखा, कहाँ चूक हुई, इस पर विचार। रात जल्दी, क्योंकि अगला दिन फिर उसी अनुशासन के साथ शुरू होना है। फाहियान लिखता है, भारत में छात्र का जीवन आराम का नहीं, आत्मनिर्माण का जीवन है। गुरुकुल बनाम बौद्ध विहार, फाहियान की दृष्टि से अब वो दोनों प्रणालियों को अलग अलग नहीं बल्कि साथ रखकर देखता है। गुरुकुल में गुरु केंद्र में होता है, छात्र गुरु के परिवार का हिस्सा होता है। ये शिक्षा व्यक्तिगत होती है, गुरु शिष्य को उसके स्वभाव के अनुसार गढ़ता है। बौद्ध विहार में प्रणाली केंद्र में होती है, नियम लिखित होते हैं विनय के रूप में। यहाँ शिक्षा अधिक संगठित है और छात्रों की संख्या अधिक। लेकिन फाहियान एक बात स्पष्ट करता है, दोनों में आत्मा एक है, संयम, नैतिकता और आत्मिक उन्नति। भारत बनाम चीन, फाहियान की तुलना। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है, फाहियान की तुलना। वो सीधे सीधे आलोचना नहीं करता, लेकिन संकेत बहुत गहरे हैं। वो लिखता है कि चीन में उस समय शिक्षा अधिकतर राज्य नियंत्रित थी, कानून कठोर थे, शिक्षा का उद्देश्य राज्य की सेवा और अनुशासन था। भारत में शिक्षा समाज और धर्म के सहारे चलती है, यहाँ डर नहीं, श्रद्धा है। चीन में दंड से सुधार होता है, भारत में समझाइश से। चीन में विद्यार्थी अधिकारी बनने की तैयारी करते हैं, भारत में विद्यार्थी अच्छा मनुष्य बनने की। फाहियान ये भी लिखता है कि चीन में शिक्षा जीवन से अलग है, जबकि भारत में शिक्षा जीवन के भीतर बहती है। यही कारण है कि वो भारत को केवल बुद्ध की भूमि नहीं बल्कि ज्ञान की जीवित प्रयोगशाला मानता है। फाहियान का मौन निष्कर्ष। फाहियान कहीं भी ये नहीं लिखता कि भारत पूर्ण है, लेकिन वो ये जरूर संकेत करता है कि जिस भूमि में शिक्षा, मन, आचरण और जीवन तीनों को गढ़ती हो, वही सच्ची शिक्षा भूमि है। और शायद यही कारण है कि वो इतनी कठिन यात्रा करके आया और यही देखकर गया कि भारत में शिक्षा किताबों में नहीं, चरित्र में उतरती है। जब फाहियान भारत से लौटने के लिए तैयार होता है तो उसके पास केवल ग्रंथों की पांडुलिपियां नहीं होती, उसके पास भारत की मिट्टी की खुशबू होती है, विहारों की शांति होती है, गुरुकुलों का अनुशासन होता है और उन गुरुओं की करुणा होती है जिन्होंने बिना कुछ मांगे ज्ञान बांटा। वो पीछे मुड़कर देखता है, वे रास्ते, वे विहार, वे शिष्य जो सुबह ध्यान में बैठे थे। और शायद उसी क्षण फाहियान समझ जाता है कि भारत ने उसे सिर्फ बौद्ध ग्रंथ नहीं दिए, भारत ने उसे जीने का तरीका दिया है। वो सोचता है, जहाँ शिक्षा डर से नहीं श्रद्धा से चलती हो, जहाँ गुरु ज्ञान का व्यापारी नहीं मार्गदर्शक होता हो, जहाँ छात्र डिग्री नहीं चरित्र कमाता हो, वो भूमि सिर्फ देश नहीं, वो संस्कृति होती है। चीन लौटकर फाहियान सब कुछ लिख देता है, एक अनुभव, एक अनुभूति, क्योंकि वो जानता है कि यदि ये सब लिखा नहीं गया तो आने वाली पीढ़ियां उस भारत को कभी नहीं जान पाएंगी जो उसने देखा था। और आज हजारों साल बाद जब हम उसकी पुस्तक के पन्ने पलटते हैं तो हम सिर्फ इतिहास नहीं पढ़ते, हम भारत की आत्मा को महसूस करते हैं। एक ऐसा भारत जो शोर से नहीं शांति से महान था, जो तलवार से नहीं संस्कार से मजबूत था, जो सत्ता से नहीं शिक्षा से अमर था। और शायद यही कारण है कि फाहियान की यात्रा वहीं समाप्त नहीं होती जहां वो लौटा, बल्कि वहीं से शुरू होती है जहां हम आज उसे पढ़ते हैं। क्योंकि कुछ यात्राएं समय में खत्म हो जाती हैं, लेकिन चेतना में हमेशा चलती रहती हैं।
और अंत में मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहूंगी कि अगर ये कहानी आपके मन को थोड़ी सी भी छू गई हो, अगर इस भारत को जानकर आपके भीतर गर्व की एक हल्की सी लहर उठी हो, तो इस कथा को आगे बढ़ाइए, क्योंकि जब तक ऐसी कहानियां सुनी और सुनाई जाती रहेंगी, तब तक संस्कृति जीवित रहेगी और इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, हमारे भीतर सांस लेता रहेगा। और अब इसी भाव के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहती हूँ, क्योंकि ये कहानी सिर्फ फाहियान की नहीं थी, ये उस भारत की थी जिसे जानने, समझने और महसूस करने की ज़रूरत है। अगर इस पूरी कथा को सुनते हुए कहीं आपके मन में शांति उतरी हो, कहीं गर्व की एक हल्की सी अनुभूति हुई हो, अगर आपको लगा हो कि इतिहास सिर्फ तारीखें नहीं बल्कि जीवित अनुभव है, तो समझिए इस वीडियो का उद्देश्य पूरा हुआ। और जाते जाते मेरा आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, अगर ये वीडियो आपको सच में अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस कहानी को जितना हो सके आगे तक पहुंचाइए, क्योंकि अच्छी कहानियां रुकनी नहीं चाहिए, उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, ठीक उसी तरह जैसे फाहियान की यात्रा समय को पार करके आज हम तक पहुंची है। इसी विश्वास के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी, किसी नए युग और इतिहास की किसी और अनसुनी आवाज के साथ। धन्यवाद।